इसी को कहते हैं 9 दिन चले अढ़ाई कोस। आज़ादी के 80 साल बाद भी देश की राजनीति पाखंडों की पगडंडियों पर चलकर उज्जवल भविष्य के सुनहले सपने सजाना चाहती है, तो फिर यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत क्यों गुलाम हुआ। आगे विस्तार से जानिए। कांग्रेसी कल्चर का नया संस्करण और भारतीय राजनीति की सच्चाई। भारतीय राजनीति में एक शब्द बहुत चर्चित रहा है, कांग्रेसी कल्चर। इसका मतलब था कि पार्टी में लोकतंत्र की बात तो होती है, लेकिन अंतिम फैसला कुछ चुनिंदा लोगों या हाईकमान के हाथ में होता है। वर्षों तक पत्रकार, लेखक और बुद्धिजीवी इस संस्कृति की आलोचना करते रहे। उनका कहना था कि कांग्रेस में ऊपर के नेताओं की मर्जी के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। आज सवाल यह उठ रहा है कि क्या वही संस्कृति नए रूप में फिर सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी खुद को कांग्रेस का विकल्प बताकर आगे बढ़ी थी, लेकिन आज भाजपा में भी जिलाध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक के चयन की प्रक्रिया को देखें तो कार्यकर्ताओं और विधायकों से राय लेने की बात जरूर होती है, मगर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करता है। यही बात कभी कांग्रेस के बारे में कही जाती थी। कांग्रेस के दौर में कहा जाता था कि नेहरू गांधी परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर राजनीति करना आसान नहीं था। आज भाजपा के आलोचक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोलना भी आसान नहीं है। ये तुलना सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता का केंद्रीकरण अब भी भारतीय राजनीति की एक बड़ी सच्चाई है। लेकिन समस्या सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है। असली सवाल यह है कि ऐसी राजनीति बार बार सफल क्यों होती है। इसका जवाब काफी हद तक जनता के व्यवहार में भी छिपा है। भारत में राजनीति अक्सर जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर तय होती है। कोई कहता है कि फलां जाति का आदमी है तो उसे उसी पार्टी को वोट देना चाहिए। कोई धर्म के आधार पर वोट देता है तो कोई बिरादरी के आधार पर। ऐसे माहौल में राजनीतिक दल भी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से ज्यादा पहचान की राजनीति करने लगते हैं। आजादी के लगभग 80 साल बाद भी भारतीय राजनीति में भावनाएं और नाटक अक्सर मुद्दों पर भारी पड़ जाते हैं। पहले गांवों में नौटंकी होती थी, फिर सिनेमा आया, अब मोबाइल की रीलें हैं। जनता का एक बड़ा वर्ग आज भी गंभीर नीतियों से ज्यादा भावनात्मक नारों और राजनीतिक तमाशों से प्रभावित होता है। इसलिए राजनीति भी वही दिखाती है जो बिकता है। वंशवाद का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। आज देश में ऐसे नेताओं की संख्या बहुत बड़ी है जो राजनीतिक परिवारों में पैदा हुए, अच्छी शिक्षा पाए, संसाधनों के बीच बड़े हुए और राजनीति में तैयार मंच पर प्रवेश किया। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और ऐसे हजारों लाखों नेता उन परिस्थितियों में नहीं बड़े हुए जिनमें कभी उनके माता पिता या पूर्ववर्ती नेता बड़े हुए थे। फिर भी राजनीति में आज भी पुराने संघर्षों की कहानियां बार बार सुनाई जाती हैं। ऐसा माहौल बनाया जाता है मानो वर्तमान पीढ़ी भी उसी तरह के सामाजिक अत्याचार और संघर्ष का शिकार रही हो, जबकि सच यह है कि इनमें से अधिकांश नेता सत्ता, पहचान और संसाधनों के बीच बड़े हुए हैं। वे चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए नेताओं की श्रेणी में आते हैं, न कि उन लोगों की श्रेणी में जिन्होंने जमीन से संघर्ष करके राजनीति में जगह बनाई हो। लेकिन राजनीति में ये कहानियां इसलिए चलती हैं क्योंकि जनता उन्हें सुनना पसंद करती है। आज भी वोट मांगने के लिए पुराने जमींदारों, ठाकुरों, सामंतों या ऐतिहासिक अन्याय की कहानियां सुनाई जाती हैं। कई बार जिन लोगों ने खुद कभी ऐसे हालात नहीं देखे, वे भी उसी संघर्ष के वारिस बनकर वोट मांगते हैं। समस्या यह है कि मतदाता भी अक्सर नेताओं का मूल्यांकन उनके काम से नहीं, बल्कि उनकी जाति, परिवार, धर्म या पुराने राजनीतिक किस्सों के आधार पर करते हैं। जब जनता ऐसे मुद्दों को महत्व देती है तो राजनीतिक दल भी वही राजनीति करते हैं। इसलिए केवल भाजपा, कांग्रेस, सपा, राजद या किसी एक दल को दोष देकर समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर जनता जाति, धर्म, परिवार और भावनात्मक नारों से ऊपर उठकर सवाल पूछना शुरू कर दे कि शिक्षा पर क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, कानून व्यवस्था कैसी है और भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, तो राजनीति भी बदलने लगेगी। आज भारत की राजनीति में सबसे बड़ा संकट किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि व्यक्ति पूजा, वंशवाद, पहचान की राजनीति और भावनात्मक प्रचार का है। जब तक जनता इन चीजों को स्वीकार करती रहेगी, तब तक कांग्रेसी कल्चर किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगा। उसका नाम बदल सकता है, उसका झंडा बदल सकता है, उसके नेता बदल सकते हैं, लेकिन उसकी कार्यशैली नहीं बदलेगी। लोकतंत्र को मजबूत करने का काम केवल नेताओं का नहीं है,
इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मतदाता की है। जिस दिन जनता जाति और नारों की जगह काम और जवाबदेही पर वोट देने लगेगी, उसी दिन भारतीय राजनीति में वास्तविक बदलाव की शुरुआत होगी। इसी को कहते हैं 9 दिन चले अढ़ाई कोस। आजादी के 80 साल बाद भी देश की राजनीति पाखंडों की पगडंडियों पर चलकर उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपने सजाना चाहती है, तो फिर यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत क्यों गुलाम हुआ।